नमस्ते, मैं श्वेता जैन। अरहम योग एकेडमी के एक इस स्पेशल योगा सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अरहम योग एकेडमी का ये जो योग सेशन है, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए या ऐसे लोगों को स्वास्थ्य कैसे प्रदान किया जाए जो कि बेड पर हैं, पैरालिसिस हैं या जिन्हें अर्थराइटिस है या जो अपने डेली रूटीन के काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम किस तरह से उन्हें योग से जोड़ सकते हैं और किस तरह से उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। इसमें हम मेडिटेशन पर भी बात करेंगे, योगा थेरेपी पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं, वो हैं मिसेज़ रूमिका रुक्मणी राव मैम, जो कि 20 साल से इस योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने योग से एमफिल किया हुआ है और वो सेंट अलोयसियस कॉलेज और होम साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम कर रही हैं। योगासन भारत में नेशनल जज की भूमिका में भी कार्यरत हैं। और सबसे विशेष बात उनकी ये है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे मरीजों पर काम किया है जो कि पैरालिसिस और अर्थराइटिस से जूझ रहे थे और इन्होंने अपने योग के माध्यम से, योग थेरेपी के माध्यम से उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान किया और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जिन्हें बेड पर ना रहते हुए अपनी डेली रूटीन भी वो अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेज़ रुक्मणी राव मैम को बुलाना चाहूँगी। वेलकम मैम। थैंक यू श्वेता। हमारे सभी साथी भी प्रेजेंट हो चुके हैं या शुरू करना है या वेट करना है? थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए। दीदी आपने चेंज किया ना तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो आज जुड़ ही नहीं पाई और आपने मुझे नहीं जोड़ा क्या ग्रुप में? कुछ आपने नाम ही चेंज किया तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ, वो ग्रुप ही नहीं दिख रहा मेरे में। आप जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली ग्रुप का नाम अरहम योग एकेडमी कर दिया गया है ना, इन्फॉर्मेशन ग्रुप किया गया, तो आप अरहम योग एकेडमी के नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। नहीं दीदी, जुड़ रहे हैं, मुश्किल से जुड़ पा रहे हैं। आज 2 3 4 बार क्लिक करना पड़ रहा है, इसलिए लोग भी कम दिख रहे हैं। हो सकता है नेट की शायद कुछ प्रॉब्लम हो, मैं चेक करती हूँ। नहीं, वो ग्रुप के नाम जो है वो चेंज होने से कंफ्यूजन है लोगों को। मैं एक बार और लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, तो शायद लोगों को कनेक्ट हो जाएगा अच्छे से। चलिए, सभी आप आ चुके होंगे तो सभी को ओम अरहम नमः। आज जो हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में, इस सेशन में हम बात कर रहे हैं क्रोनिक पेशेंट की। तो मुझे लगता है कि आप सभी इस नाम से तो परिचित होंगे कि क्रोनिक पेशेंट हम किसे कहते हैं। हम अब करके बताएं सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि क्रोनिक मीन्स हम उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत पुराने रोगी होते हैं, जिसमें 4-6 हफ्ते या की बात नहीं करते हैं, महीनों की बात करते हैं कि वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या साल भर से किसी रोग से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, और उस ऐसे रोगों को हम लाइलाज बोलते हैं या जीर्ण रोगों के नाम से जानते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज के समय में जैसे ही हम योग से परिचित हुए हैं, तो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे रोगों में भी हम रास्ता निकाल सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोनिक का मतलब हमने समझा। अब हम ये देख रहे हैं कि क्रोनिक डिसीज जब किसी के पास होती है, किसी को होती है, तो वो किन 3 स्टेजों से गुजरता है। एक है सबसे पहला स्टेज, जब किसी को भी ऐसी कोई बीमारी होती है, जैसे कैंसर है, गठिया है, आर्थराइटिस है, ट्यूमर है, इनका ऑपरेशन होने के बाद वो सफ़र करते हैं। शुगर है, शुगर भी बहुत लाइलाज हो जाती है जब लास्ट स्टेज में होती है और पेशेंट जो है वो ऑन बेड आ जाता है। फिर वो सबसे अभी जो चल रही है हार्ट डिसीज से रिलेटेड पैरालिसिस वाले पेशेंट, जो ज़्यादातर हमने देखा होगा कि काफ़ी समय तक सफ़र करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो है ये 3 स्टेज से गुजरते हैं। एक है जिसमें वो पहले शरीर से तो स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां अंदर हैं लेकिन शरीर उनका काम कर रहा है।
हाथ पैर सही सलामत है, सोचने समझने की शक्ति भी है, लेकिन उनके अंदर वो बीमारी जो है वो काफ़ी समय से चल रही है और आने वाले समय में वो घातक परिणाम दे सकती है। तो ऐसे स्टेज वाले व्यक्ति को तो हम सारी चीज़ें करा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उनके लिए योग जो है वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। सेकंड स्टेज जो आती है उसमें पेशेंट जो है वो उस स्टेज में जाने के बाद वो बिस्तर पर चला जाता है। ऑन बेड होने के बाद उसके पास शरीर को अपने चलाने के लिए, हिलाने-डुलाने के लिए उतनी हिम्मत नहीं होती है। शरीर काम तो कर रहा है लेकिन वो चल फिर नहीं पा रहा है, बिस्तर पे ही सारी चीज़ें उसकी हो रही हैं। जैसे पैरालिसिस पेशेंट को ले लें, उसके वीडियो भी मैंने कुछ मैम को शेयर किया था कि वो जब बिस्तर पे होते हैं, ऑन बेड होते हैं, तो उनका जैसे राइट साइड पैरालाइज्ड है, तो वो ऑन बेड चल रहे हैं। उनका एक हाथ काम कर रहा है, एक पैर काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। वो आधा काम कर पाते हैं, आधा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में ये सेकंड स्टेज का जो पेशेंट होता है, इसे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे सपोर्ट की। उनको मेंटल सपोर्ट के साथ-साथ हमें फिजिकल सपोर्ट भी देना पड़ता है। और तीसरा एक होता है कि वो पूरी तरह से बिस्तर पे होता है और उसका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा होता है। सिर्फ़ उनका जो मन मस्तिष्क है वो काम कर रहा होता है, सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 3 तरीके का पेशेंट है तो सबसे पहले वाले पेशेंट पे तो हम काम कर सकते हैं। आप सभी जब योग से जुड़े हुए हैं और योग पर ही काम कर रहे हैं या योगा क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे पेशेंट पे तो हम धीरे-धीरे काम करके उन्हें सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। पर जब सेकंड स्टेज पे आते हैं जहाँ पे शरीर आधा काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है या वो ऑन बेड चल रहे हैं, उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तब यहाँ पर लगता है कि हमें कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो हमें गाइड कर सके कि उन्हें हमें क्या कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, तो उस पर हम बात कर रहे हैं और थर्ड स्टेज वाले पे हम आगे बात करेंगे। तो सेकंड स्टेज वाले पे जब हम देखते हैं कि पेशेंट बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसका आधा शरीर काम कर रहा है या शरीर पे हल्का-फुल्का उसका कंट्रोल है पर पूरी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अब हम उन पे क्या काम करेंगे? तो सबसे पहला एक आता है कि यदि वो बैठ पा रहा है, तो उसे बिठाने सपोर्ट देकर और उसे हम प्राणायाम की स्टेज पर ले जाएँ। सबसे पहले हम उसे प्राणायाम कराएँगे। तो बैठालने के बाद उसे जब हम सही तरीके से बिठा दें और बिना सपोर्ट के बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं सपोर्ट ले पा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट्स में हम अपनी जो चेयर आती है पेशेंट के लिए बिठाने के लिए, वो चेयर आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, उस पे बिठा लें या वॉल का सपोर्ट लेकर बिठा लें और उन्हें सही तरीके से बिठाने के बाद उनको जितना हम सपोर्ट दे सकते हैं, सपोर्ट देने के बाद उन्हें हम प्राणायाम बताएं। तो प्राणायाम में सबसे पहले आप उन्हें बताएंगे कपालभाति। यदि वो कपालभाति कर पा रहे हैं तो उन्हें सही निर्देश देते हुए, हम सब जानते हैं कि कपालभाति कैसे करना है और 3-4 तरीके की कपालभाति हमने बताई हुई है। दोनों नॉस्ट्रल से करना, अलग-अलग नॉस्ट्रल से करना, ये 2 जो हैं सिंपल हैं। इसमें हमें कोई हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करना है। सीधे बैठकर श्वास को फोर्सली एक्सहेल करना है। तो वो यदि 10 कर पाए तो 10 करवाइए, 20 कर पाए तो 20 करवाइए, पर कपालभाति उन्हें करना ज़रूर सिखाएं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो कोई प्राणायाम की स्टेज को समझ ना पाए या कर ना पाए, तो उन्हें आपको करते हुए बताना होगा कि कैसे करना है। और चूंकि हम इन सब चीज़ों से परिचित हैं तो इसका आज मैं प्रैक्टिकल डेमो नहीं कराऊंगी, सिर्फ छोटी-छोटी बारीकी बताऊंगी कि आपको कहाँ सपोर्ट करना है। कपालभाति करने के बाद में आपको उन्हें अनुलोम-विलोम कराना है। यदि वो अपने हाथ का सपोर्ट ले पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद अपने हाथ से उनकी नॉस्ट्रल को बंद करते हुए उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताइए। क्योंकि जैसे मैं अपने एक पेशेंट को बता रही हूँ, उनका जो राइट साइड है पूरा पैरालाइज्ड है और वो राइट साइड से अपना कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब उनको करना हो तो आप उन्हें अपने जैसे उनका दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हो या कुछ हो, ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप अपने हाथ से उनकी नॉस्ट्रल को बंद करते हुए बोलें कि श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ये पैटर्न आपको अनुलोम विलोम का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको उन्हें सपोर्ट देते हुए कराना होगा। जब ये 5 या 10 सेट आप इनको करना सिखा देंगे तो धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी और उन्हें आपको हर बार एक मॉरल सपोर्ट देना होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं,
आप कहीं पर भी उनसे इरिटेट ना हो, उन्हें बार बार ये बोलें कि आपसे नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं कहना है। अब वो भले ही थोड़ा सा कम करें या गलत करें, आप उन्हें सही कराते हुए उन्हें बहुत ज्यादा उनको मॉरल सपोर्ट देते रहें, उनको बार बार शाबाशी देते रहें कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करिए और अच्छे से करिए और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा उनको सपोर्ट देना है। फिर थर्ड, आप उनको अनुलोम विलोम के बाद, जैसे मान लीजिए पैरालिसिस का पेशेंट है, जैसे मैं उस पर ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी ले भी रही हूँ उसकी क्लास। पैरालिसिस का पेशेंट जो है उनका हाई बीपी का पेशेंट होता है, तो आप उन्हें चंद्रभेदी प्राणायाम बताइए। चंद्रभेदी प्राणायाम कौन सा है? जिसमें हमें लेफ्ट साइड से श्वास लेना है और राइट से छोड़ना है। ये आपको पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाना होगा। इजीली बिना साउंड के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, डीप इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम कराएंगे। उसके बाद एक हम उनकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि जैसे शंखनाद होता है, तो शंखनाद कैसे करते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो हम उन्हें सिंपल कहें कि बैलून फुलाने की एक्सरसाइज करनी है। बैलून हम सबने बचपन में बहुत फुलाया हुआ है, बड़े होने के बाद भी हम काफी बार बच्चों को फुला के देते हैं। तो आप उन्हें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि बैलून को कैसे फुलाना है। बस वही ब्रीदिंग करना है कि बहुत सारी डीप इनहेल करें और एक्सेल करते हुए मुंह से साउंड निकालते हुए बैलून को कैसे फुलाएंगे। इसे देर तक करने की उनको प्रैक्टिस करानी है, ताकि जितनी ज्यादा वो कोशिश कर सकें और उनके लंग्स को ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज दे सकें। तो बैलून फुलाने की एक्सरसाइज से वो बहुत अच्छे से परिचित हो जाते हैं, और ये एक्सरसाइज कराना है। एक्चुअली में ये शंखनाद की एक्सरसाइज है, पर शंखनाद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और कैसे करना है ये उन्हें मालूम नहीं है। तो आप बैलून एक्सरसाइज के नाम से उन्हें बोलेंगे तो वो करने लगेंगे। लास्ट, इसमें हम डीप ब्रीदिंग इनहेल और एक्सेल कराना है। तो ये हम लेट कर भी करा सकते हैं और बैठाल कर भी करा सकते हैं, कि जितने ज्यादा डीप इनहेल और एक्सेल करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। लास्ट, इसमें हम भांबरी एक्सरसाइज कराएंगे। भांबरी प्राणायाम में आप उनको एक हाथ से, तो वो अपना एक कान बंद कर सकते हैं यदि एक हाथ काम कर रहा है, यदि दोनों कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें समझा के उन्हें भ्रामरी प्राणायाम भी करना सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता है शरीर से या मन से, तो वो बिस्तर में पड़े पड़े धीरे धीरे वो चीजें भूलने लगते हैं। तो भामरी प्राणायाम जो है उनके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होता है। अब आ जाते हैं हम उनकी एक्सरसाइज के ऊपर। जब जो पेशेंट बिस्तर पे बैठा हुआ है और उनका शरीर या मन काम नहीं कर रहा है, माइंड भी उनका उतना काम नहीं कर रहा है, जैसे एक ट्यूमर पेशेंट मैंने लिया था। ट्यूमर पेशेंट का जब ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद उनका शरीर जो है वो, उनका माइंड जो है वो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। सपोज मैंने उनको बोला कि आपको राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को टच करना है, तो उनका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट पैर के पंजे तक जा ही नहीं रहा था। वो उस हाथ पे अपना जो कमांड देते थे, वो कमांड जस्ट उल्टा लेता था। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ट्यूमर था, उनका ऑपरेशन हुआ, और वो कमांड जो है उनमें उनका लेफ्ट साइड का ब्रेन काम नहीं कर रहा था। तो जो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से कमांड काम करना है, वो एक साइड कमांड एक्सेप्ट ही नहीं होता था उनका। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब जो ऐसा पेशेंट है जो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है कि उन्हें टारगेट देना है। कैसा टारगेट देंगे? सपोज वो बैठा हुआ है, बेड पे है, या आप जमीन पे बैठाल के करवा रहे हैं या बेड पे ही करवा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलना होगा? जैसे आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को टच कराने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हमें अपने हाथ को उनके साइड ले जाना होगा, और जैसे लेफ्ट साइड वो नहीं ले जा सक रहे हैं तो हम राइट साइड रखें, और धीरे धीरे अपने हाथों की शिफ्टिंग करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएं। तो धीरे धीरे वो अपने हाथ का जो टारगेट है, वो टारगेट को टच करने के चक्कर में वो अपने हाथ को शिफ्ट कराना सीख जाता है। इस पेशेंट पे भी मैंने काम किया है, और बहुत सक्सेसफुल वो व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, जो कमांड नहीं ले पा रहा था, वो चलने लगा और बहुत अच्छे से योगा एक्सरसाइज करने लगा। उसके लिए मतलब मैं कह सकती हूँ कि 100% रिजल्ट मुझे उस पर मिला था। ऐसे ही पैरालिसिस पेशेंट पे मैंने जो काम कराया था, उन पे भी मुझे पूरी तरह से सपोर्ट मिला है। तो रचना, वो वीडियो थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे वो पेशेंट जो जब राइट साइड से वो पूरी तरह से अपाहिज हुए, काम नहीं बना, ऑन बेड आ गए, तो धीरे धीरे जब मैंने उनको चलना सिखाया, काम करना सिखाया, तो वो किस तरीके से पहले उन्होंने
वॉकर से चलना सीखा। जब वॉकर से चलना सीख गए तब धीरे धीरे उन्हें छोड़ के चलना सीखा, और जब छोड़ कर चलना भी उनसे बनने लगा तो फिर मैंने उनको स्टेयर पे चढ़ना सिखाया। तो ये होता है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन सामने वाला पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अपने शरीर से काम करना सीख जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हम उस पेशेंट को जो बिस्तर पे बैठा हुआ है उस पे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे और कैसे कराएंगे। अब सपोज मान लीजिए वो पेशेंट जो है वो अपना राइट हैंड से काम नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट से पूरा काम कर रहा है, तो हम जो भी उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक फिजियोथेरेपी वाला आता है तो वो उसके सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको खुद एक्सरसाइज देता है ना। जैसे वो राइट हैंड को पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज कराएगा, राइट लेग को पकड़ के एक्सरसाइज कराएगा, पर योगा थेरेपी या योग कराने वाला व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उनके जो लेफ्ट हैंड काम कर रहा है तो लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से वो राइट हैंड को अपने ज्वाइन करवा लीजिए इस तरीके से, और ज्वाइन कराने के बाद हम उनको जितनी एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं वो दोनों ज्वाइंट हैंड से कराएंगे। सपोज मैंने उन्हें जो कराया कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इस तरीके से करना है और अपनी राइट हैंड की एल्बो को और शोल्डर को काम करवाना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की को राइट हैंड से ज्वाइन करवाया और उनको बोला कि आप धीरे धीरे उसको सामने सीधा करो इस तरीके से 1 2 3। ये पहली एक्सरसाइज हमने उन्हें एल्बो की ये आपने कराई, उसको कोहनी से जितनी भी एक्सरसाइज करानी है। फिर इसके बाद इसी जॉइंट हैंड से ही उनको सामने स्ट्रेच कराने के बाद में अपने श्वास पर भी कंट्रोल बताना है कि इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथों को सामने करना है और एक्सहेल करते हुए वापस लेके जाना है। जॉइंट हैंड से ही हम सेकंड एक्सरसाइज बताएंगे कि दोनों हाथों को श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर लेके जाएं, जैसे कि हम अपने अरहम योग में हमने जो मुद्रा सीखी थी उस मुद्रा की तरह। फिर धीरे धीरे श्वास। अब चूंकि उसका लेफ्ट हैंड काम कर रहा है तो वो राइट हैंड को अपनी तरीके से पूरा यूज कर सकता है, और मैंने देखा है कि वो बकायदा बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब आ जाते हैं कि लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप राइट हैंड से तो उससे नहीं करवा पा रहे, लेफ्ट हैंड से अपनी पूरी एक्सरसाइज करवा लीजिए। अब आते हैं कि राइट हैंड से जब काम नहीं कर रहा है तो हमें उसे छोटी छोटी एक्सरसाइज को बताना है और आपको खुद को टारगेट देते हुए अपने हाथ से सपोर्ट भी देना है, क्योंकि उसका खुद का शरीर काम नहीं कर रहा है तो बिना सपोर्ट के कैसे करेगा। तो आपको उसे सपोर्ट देना है। जैसे आपने पहले उसकी फिंगर्स को सबसे पहले काम करना सिखाया, तो आप अपने हाथ से उसको पकड़ के अपनी उंगलियों को पूरा खोलिए, पूरा इस तरीके से खुलवाइए, फिर बंद कराइए, मुट्ठी बंद कराइए, खुलवाइए, बंद कराइए। फिर सेकंड में आप उनकी हथेलियों को खुद से पकड़कर अपनी पाम्स को अप एंड डाउन इस तरीके से कराइए। इसके बाद इसी से रोटेशन, मुट्ठी बंद करवा लीजिए उनसे, और एल्बो को उनके अपने हाथ से उनके हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए ये छोटी छोटी, क्योंकि उसका पूरा हाथ काम नहीं कर रहा है राइट वाला, तो हमें सारी एक्सरसाइज खुद देनी होगी जैसे कि एक फिजियोथेरेपी वाला देता है ना। उसके बाद आ जाएंगे एल्बो पे काम करना है, तो उसको बोलेंगे अपने हाथ से अपने हाथ को उसके हाथ से पकड़वाइए, बोले मेरे हाथ को कोशिश करे पकड़ने की, नहीं पकड़ पा रहा तो आप पकड़ लीजिए। अब उसको सीधा करवाइए और इस तरीके से उसके हाथ को एक्सरसाइज दीजिए, सीधा करवाइए, बार बार उसके हाथ को सीधा कराइए। फिर इसके बाद आ जाएं एल्बो रोटेशन पे, तो एल्बो को उसके हाथ को एक हाथ से इधर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने हाथ को उसके एल्बो को रोटेशन करवाइए जितना बनेगी। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अच्छा करवाना है, कैसा करवाना है, बिल्कुल मत सोचिए, जितना आपसे बने सपोर्ट लेकर आप इस तरीके से उसे कराते जाएंगे। फिर इसी हाथ को आपको क्या करना है, पकड़ने के बाद में इस हाथ में आप अपने इस हाथ को पकड़वाइए और उसके हाथ को धीरे धीरे सीधा करते हुए पीछे ले जाइए और सामने लाइए। इस तरीके से उसके राइट हैंड को आगे और पीछे ये आपको कराना है, क्योंकि वो राइट हैंड उसका वर्क नहीं कर रहा है। ज्यादातर पेशेंट को जो पैरालिसिस होता है वो राइट साइड ही आता है ना। तो आपको उस स्टेज पे ये देखना है कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम उसे पकड़कर करवा सकते हैं, वो सारी एक्सरसाइज आपको करानी है। कुछ एक्सरसाइज हमने करा ली, फिर दूसरा लेफ्ट हैंड तो उसका मूव कर रहा है इस तरीके से, तो राइट हैंड को आप पकड़ लीजिए और राइट हैंड से पकड़ के उसे ये वाली एक्सरसाइज भी कराइए जो हमने काफी बार अपनी क्लासेस में सूक्ष्म व्यायाम में सिखाई होगी आपको।
ठीक है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कराने के बाद में आप उनको फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे कि हम वो लेट कर कौन कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि पेशेंट का शरीर किस तरीके से रिएक्ट करता है। रिएक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी, और नहीं है तो फिर आपको उसे सपोर्ट देके कराना है। अब पेशेंट लेट चुका है, लेटने के बाद आप सबसे पहले क्या कराएंगे, उनके दोनों पैर सीधे कराइए। सीधा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हाथ से पकड़ के सीधा कराइए। अब लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग से तो वो सारी एक्सरसाइज कर सकता है, आप उससे कराएंगे। राइट लेग से आपको पकड़कर ही कराना पड़ेगा। जैसे राइट लेग, लेफ्ट लेग को वो खुद उठा रहा है ऊपर, 30 डिग्री पे उठा के उसको बोलो 2-5 सेकंड रोकने की कोशिश करे। स्टार्टिंग 5 सेकंड से ही कराइए या 2 सेकंड 3 सेकंड से कराइए, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। राइट लेग को ऊपर उठाना है, वो नहीं उठा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक हाथ को उसके नी के नीचे और दूसरे हाथ को आपके उसके एड़ी के पास, हील के पास रखने के बाद दोनों हाथों से इसके पैर को सपोर्ट देना है, बिल्कुल लाइट सपोर्ट देना है, और उनको कहना है कि आपको मैंने सपोर्ट दे दिया है, अब आप उठाने की कोशिश कीजिए। तो वो जब माइंड से अपने ये कमांड देना शुरू करेगा, तो आप मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 5 से 10% उसके एफर्ट्स काम करने लगेंगे। जब आप, जैसे ही आपने उसे बोला कि आपको खुद को उठाना है, उठाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सपोर्ट आप दे रहे हैं, आप हल्का सा ऊपर उठाने के, लिफ्ट कराने की कोशिश करवाएंगे, लेकिन उसको बोलते जाएंगे कि आप अपने आप से उठाने की कोशिश कीजिए। हाँ, इफेक्ट दिख रहा है, उठाइए और कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। ये जो कमांड आप बार बार देते हैं, ये उसके दिमाग में जाती है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, और ये एफर्ट्स जो है आप बार बार जो बोलते हैं, इसी से वो पॉजिटिव होते होते अपने पैर पे कमांड देना शुरू करता है, और वो कमांड काम करता है। और इसी से मैंने उस पेशेंट को चलना शुरू करवाया था। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज हमने उसे लेग रेस करना सिखाया कि उठा के थोड़ा सा सामने सीधा करना है। अब दोनों पैरों को एक साथ हमें वापस बिस्तर से, जमीन से, गद्दे से लगाकर अपनी तरफ खींचते हुए वापस लाना है, बटक से टच कराना है, और फिर बिस्तर से, गद्दे से लगे लगे उसे आगे की तरफ खसकाना है। वो राइट लेग को नहीं खसका पाएगा, ये आपको भी पता है, या खसका पा रहा है तो उसको सपोर्ट के साथ धीरे धीरे करते जाए। अदरवाइज लेफ्ट लेग वो फोल्ड कर रहा है, राइट लेग को आप फोल्ड कराइए और आप उसके बटक्स के पास ले जाइए और उसको कमांड देते जाइए कि अंदर की तरफ खींचिए, फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, हाँ और फोल्ड कीजिए। इस तरीके से बोलते हुए उसे दोनों लेग को फोल्ड कराते हुए बटक्स के पास लेके आएंगे, और फिर धीरे से दोनों पैरों को सामने सीधा कराएंगे। इसे भी 10 टाइम्स कराना है। ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में हमें लेग से सर्कल बनाना है। ये सारी एक्सरसाइज हमको मालूम है, लेकिन अब पेशेंट के साथ, क्रोनिक पेशेंट के साथ कैसे करना है। सर्कल बनाने में लेफ्ट लेग से वो खुद सर्कल बनाएगा, उसे बनाने दीजिए, ठीक है। नहीं बन रहा है तो आप उसे बताइए। अब राइट लेग से सर्कल बनाना है तो वो फिर से आप अपने हाथ से उसे बिल्कुल लाइट सपोर्ट देना है। सिर्फ उसके दिमाग में ये मैसेज आ जाए कि हमें मैडम सपोर्ट कर रही हैं या हमें सामने वाला व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है। लाइट सपोर्ट देने के बाद अब उसको बोलना है कि आप सर्कल बनाइए। वो अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगा और रिजल्ट आप दिखाएंगे कि सर्कल बन रहा है। हल्का फुल्का सपोर्ट देके आपको उसको सर्कल बनवाना है। तो उसका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो क्या सोचेगा कि मेरे एफर्ट्स से सर्कल बनने लगा, और धीरे धीरे उस सर्कल को बनाने की वो कमांड जो थी वो उसके अंदर गई और उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और आने वाले समय में आप देखेंगे महीने में 15 से 20 दिन बाद ही जो बिल्कुल भी सर्कल नहीं बना रहा था वो धीरे धीरे सर्कल बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मैसेज गया कि वो बना रहा है ना। सपोर्ट आपने जरूर दिया है लेकिन बना वो रहा है। ये सपोर्ट उसको जो मिला और जो मैसेज मिला उससे उसका लेग जो है वो काम करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है। अब इसी में हम थर्ड ले लेंगे। आपने देखा होगा जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं उनको कमर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना। तो मरकट आसन आप सबको पता है। मरकट आसन कैसे करना है? दोनों नी को फोल्ड करते हुए बटक्स के पास लाएं, दोनों नी घुटनों को एक साथ श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट भी ले जाना है और राइट भी ले जाना है। तो लेफ्ट साइड तो वो खुद आसानी से नहीं ले पाएगा, राइट साइड नहीं ले पाएगा, लेफ्ट साइड वो ले जाएगा।
राइट साइड टर्न करने के समय आपको हल्का सा सपोर्ट देते हुए उन्हें फिर से वही कमांड देना है कि टर्न कीजिए, लेफ्ट राइट दोनों घुटनों को एक साइड राइट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड ले जाइए, दोनों साइड उसको कमांड देना है और हल्का सा आपको अपने हाथ से सपोर्ट देते हुए उसे मरकट आसन भी कराना है। ठीक है, ये भी 10 टाइम्स कराएंगे, बोथ साइड दोनों तरफ 5-5 बार करा के 10-10 बार करा लेंगे। अब आ जाएगा इसी में कंधरासन, जो हमारे कमर के लिए बहुत सपोर्ट करता है। कंधरासन में आपको क्या करना है कि दोनों पैर जो हैं उसका काम नहीं कर रहा है, एक पैर काम कर रहा है एक नहीं, तो एक को छोड़ दीजिए, लेफ्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, राइट पैर को आपको सपोर्ट देके दोनों को फोल्ड करा के उसे अपनी जगह पर, जहां अपन कंधरासन करते समय थोड़ा सा बटक से दूर रखना है और पकड़ के रखें अपने हाथों से। और उसके बाद अब उसको बोलिए कि ये मैंने सपोर्ट दिया हुआ है, आप अपनी कमर को ऊपर उठाइए। बिल्कुल बकायदा वो कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उनकी कमर जो है वो उठने लगेगी और कमर से उनके जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो भी उनकी चली जाएगी। और दूसरा, उनका कमर उठाने से उनकी जो उठक बैठक है, जो बिस्तर पे बैठने की जो क्रिया है, वो भी आराम से वो करने लगेगा। अब यहाँ पर आता है कि बिस्तर पर जब वो पड़े रहते हैं तो पूरे समय जब लेग उनका काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रही है, वो ऑन बेड बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो काफी बार देखा होगा कि उनको बेड सोर होने के चांसेस भी होते हैं। और ऐसे समय में थाई जॉइंट जो होती है उस पे वहां पर उनको गठाने बनने लगती हैं। जो शरीर काम नहीं करता है वहां पर गठाने बनती है और वो गठान जो होती है बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। तो आपको अपने आप से देखना होगा कि उनको कहाँ पर गठाने बन रही हैं और उस डायरेक्शन पे पहले पहले आपको खुद को अपने हाथ से सपोर्ट देते हुए ऐसी एक्सरसाइज करानी है जैसे उस गठान पे प्रेशर पड़े, हल्का सा उन्हें पेन होगा लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे वो पेन रिलीज हो जाएगा, गठान जो है, जो नॉट्स बनी होगी शरीर पे वो भी निकल जाएंगी और फिर वो धीरे धीरे वो पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करने लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद को समझनी होगी कि हमें उनसे कौन सी एक्सरसाइज करानी है और कौन सी नहीं करानी है। अब आते हैं हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी लेफ्ट लेग से वो बहुत आसानी से करेगा। अब आता है कि वो पकड़ेगा कैसे। तो मैंने जैसे बताया कि उनका लेफ्ट हैंड काम कर रहा है तो आप राइट हैंड से उनके हाथों में फिंगर्स लॉक करते हुए इस तरीके से बना लीजिए। और पवन मुक्तासन में लेफ्ट लेग से वो बकायदा बहुत अच्छे से करेगा, राइट लेग को फोल्ड करते हुए आपको उन्हें पकड़ाना पड़ेगा और वो फिर राइट लेग से बहुत अच्छे से पवन मुक्तासन भी कर पाएगा। अब आ जाते हैं पवन मुक्तासन के बाद कि हम उनको और कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं। एक एक्सरसाइज जो हम लोगों ने अरहम योग में भी सीखी थी कि सुप्त पवन मुक्तासन, मतलब उसमें हमें राइट लेग को सीधा रखेंगे जो उसका काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट लेग के पंजे को फोल्ड करते हुए राइट लेग की थाइस पे रखना है और अपने हाथ से प्रेशर देते हुए उस व्यक्ति के उस घुटने को जमीन से टच कराना है। ये एक्सरसाइज एक्चुअली में मुझे आप लोगों को डेमो करके दिखाना चाहिए था, यदि पॉसिबल हो तो रचना किसी को दिखा सकते हैं सुप्त पवन मुक्तासन, क्योंकि मेरे पास आज डेमोस्ट्रेशन नहीं करवा पा रही हूँ मैं किसी को। हमने करवाया हुआ है और बहुत किया है अपन ने। करेंगे लेट के। संगीता बनारसी जी। श्वेता तुम कर सकती हो ना? मैम एक्चुअली मैट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, संगीता जी के पास होगी। संगीता जी आपके पास मैट है ना? संगीता जी आपको आप उधर चले जाओ, मैं यहाँ पर भी करूँगी। बिंदु जी का भी मैट लगा हुआ है। करो ना, आपको पिन Yes, कर ma'am. दिया? बिंदु जी का भी सेट है, कैमरा भी सेट है। हम सब करके बताएं, आपको पिन कर दूं? ओके, को कर देती हूँ। एक सेकंड ना, बिंदु जी को पिन कर देती हूँ। हाँ बिंदु जी आप पिन है तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाए। चलिए, जैसे लेफ्ट लेग के पैर को फोल्ड, घुटने से फोल्ड करें और पैर के पंजे को
लेफ्ट लेग की थाइस के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे, जमीन पे हथेलियों को लगा के रखिए। अब ये जो घुटना ऊपर है उसे हमें ऑपोजिट साइड ले जाना है। तो जो देखिए जो पेशेंट है वो इजीली नहीं लेके जा पाएगा, आप तो खुद ले जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने हाथ का सपोर्ट उसके नी के ऊपर रखकर आपको प्रेशर देते हुए उसे जमीन पे लेके जाना है, ताकि उसके पूरे बटक्स जो हैं वो एक साइड हो सके, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने हाथ से सपोर्ट देते हुए उसे दोनों पैर के पंजों से कराना है, दोनों घुटनों से कराना है, दोनों बटक्स पे काम करना है, ताकि जो उसके इनर थाइस की जॉइंट पे जो नॉट बने हैं वो भी वहां से वो खत्म हो जाए धीरे धीरे, और वो जॉइंट जो है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर दे। तो ये एक्सरसाइज एक पैर से तो वो खुद कर लेगा, लेकिन सेकेंड लेग जो राइट लेग से है वो फोल्ड करके आपको खुद को कराना होगा। तो ये समझ में आ गई, ये एक्सरसाइज आपके कमर के लिए और आपके जो इनर थाइस पे जो नॉट्स बनती हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और ये होती ही होती हैं। और इसमें आपका जो पीठ है, बटक से लेके आपके लंबर वाला पोर्शन है, थोरेसिक वाला पोर्शन है, ये पूरा ऊपर उठ रहा है, और ये आपके सपोर्ट से भी हो सकता है या वो खुद भी कर सकता है। तो इसे बेड सोर के भी चांसेस नहीं होते हैं, और पीठ की पूरी मसल्स इनकी काम करना शुरू कर देती है। अब उठकर बैठ जाएंगे, इसी पोजीशन पे रहेंगे आप, बिंदु जी आप इसी पोजीशन पे रहें। अब मैं इसमें एक और एक्सरसाइज बता रही हूँ जो मैंने देखा है कि वो कर लेते हैं। दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक कीजिए, और अब धीरे से आपको उन्हें क्या कहना है कि लेफ्ट लेग के घुटने को फोल्ड करते हुए आपका हाथ वही रहेगा, और पैर को ऊपर उठाते हुए घुटने से आपकी हाथ की हथेलियों को टच कराना है। टच कराइए और फिर पैर सीधा करिए, 1 टच। दूसरा पैर जो है नहीं उठ रहा है उसको आप उठाएंगे और टच कराएंगे। जैसे बिंदु जी ने बहुत अच्छा किया, टच कराया, देखो उनका हाथ ऐसा, वो दूसरे हाथ से एक हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। अब वो नी पर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं कि एक पैर उनका टच हो रहा है, दूसरे पैर को आप टच कराइए, ऑल्टरनेट कराएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो दोनों पैरों से काम लेना सीख जाएंगे। ये देखिए, तो ये तो इन्होंने अपने आप से किया है। राइट लेग को आपको हमको खुद को कराना होगा, लेफ्ट लेग से वो खुद कर लेंगे। ये एक एक्सरसाइज उनके लिए और भी अच्छी है, और इससे वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो आपके साथ एंगेज हो जाते हैं। लेफ्ट लेग से उनने कर लिया, राइट लेग से आप कराएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उनका माइंड जो है उस कमांड को एक्सेप्ट करते हुए उनके नी काम करने लगेंगे। अब हम आ जाते हैं पेट के बल पे। पेट के बल में भी यही कंडीशन रहती है कि हम उन्हें पैरों से कैसे एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो आपको शलभासन बहुत अच्छे से पता है। शलभासन की एक्सरसाइज में वही कंडीशन रहेगी कि लेफ्ट लेग से वो तो उठा लेगा ऊपर, लेकिन राइट लेग पे आपको काम करना होगा। अपने हाथ से उसके नी के नीचे और पैर के पंजे के नीचे आपको अपने दोनों हाथों का सपोर्ट देना होगा, और सपोर्ट देने के बाद फिर आपको धीरे से अपने हाथ के सपोर्ट के साथ साथ ऊपर उठाते हुए उसे कहना होगा कि आप उठाइए, उठाइए और उठाइए, बहुत अच्छा उठा रहे हैं, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ऐसा बोलने से वो अपने आपके जो कमांड है उसको एक्सेप्ट करेगा, और शलभासन की इस प्रैक्टिस से उसका पैर जो है वो उठना शुरू हो जाएगा, और चलने में आपकी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। ऐसे ही अब इसमें हम सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे पाते हैं, क्योंकि भुजंग आसन पॉसिबल नहीं है। इस एक एक्सरसाइज से उसको बहुत ज्यादा अच्छे से बेनिफिट मिलने लगेंगे, और वो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। अब ये हमने एक्सरसाइज, वापस आ जाइए बिंदु जी, आराम से आ जाएं, बैठ जाएं। जब हमने उसे इस तरीके से, और भी कोई एक्सरसाइज हो सकती है कि उसका शरीर साथ दे रहा है और आपको लगता है कि मैं ये करवा सकती हूँ, तो बिल्कुल बेशक उन्हें करवाइए। और जब ये करना शुरू हो जाए और वो अपने आप से करने लगे, तब आप उनको सपोर्ट से फिर वॉकर के थ्रू चलना सिखाएं। बिना सपोर्ट के दाएं और बाएं दोनों तरफ सपोर्ट दीजिए उनको, और सपोर्ट के साथ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो है कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता है, तो गिरने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। इसलिए दोनों साइड सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट देने के बाद उनसे धीरे धीरे चलने के लिए कहिए, और ऐसी स्थिति में वो जब चलना शुरू कर दे तो फिर आप अपने आप उनको छोड़ भी सकते हैं और चलना सिखा सकते हैं। तो यहाँ तक आप उनसे बहुत अच्छे से करवा सकते हैं ये सारे आसन। अब ऐसे पेशेंट जो हमारे सपोर्ट के साथ भी नहीं कर पाते हैं, तब आती है थर्ड स्टेज में कि हम उन्हें क्या करवाएं, ऐसा है ना।
तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि रचना मैम आपको जो मेडिटेशन कराने वाली है, तो उनमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट ऐसा पड़ा हुआ है बिस्तर में जो इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट भी होता है, इमोशनली सपोर्ट से वो मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से कर पाता है। तो एक छोटा सा मैंने उन्हें जो कराया था वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी तो रचना मैम आपको जो कराना होगा वो करवाएंगी। मैंने उनको ये बताया था कि आप उस दौर पे चले जाइए जब आपका बेटी जो है वो छोटी सी थी, घुटने के बल चलती थी। यहाँ से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कराया और मैंने कहा कि आप बहुत दूर हैं और आपकी बेटी आपको देख के हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो आंखें बंद करके उन्होंने अपनी बेटी को देखना और उसका मुस्कुराहट उनको भी याद आई, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई। और फिर मैंने उनका नाम लेके बोला कि वो बच्ची आपके पास आने के लिए चाह रही है, तो आप उसे बुलाइए बुलाइए। तो उन्होंने मन ही मन में उसे बुलाना शुरू किया। तो मैंने कहा देखो वो घुटने के बल आपकी तरफ आ रही है, आपके पास आ रही है, धीरे धीरे उसे बुलाते जाइए। तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना राइट हैंड से भी उंगलियां फोल्ड करना शुरू कर दी। वो उसे बुला रही थी, आइए आइए, कि इसमें उनका अपने आप ये उंगलियां काम करने लग गई और उनका हाथ का ये उंगलियां अब इतनी अच्छी सी थी कि बाद में उन्होंने वॉकर को राइट हैंड से पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब वो उनके पास आ गई तो अब वो आपको अपने दोनों हाथों से आपके कपड़े को पकड़कर खड़े होना चाह रही है। आप सपोर्ट दीजिए उसे उठाने के लिए, अपना हाथ बढ़ाइए। इस तरीके से मेडिटेशन कराते हुए उनके राइट हैंड में मैंने इतना कर दिया कि आज की डेट में वो मेरा हाथ पकड़कर दबा सकती हैं, एक जगह से अपने हाथ को मूव कर सकती हैं, वॉकर को राइट हैंड से भी पकड़ना शुरू कर दिया और पकड़ मजबूत होने की वजह से वो बहुत अच्छे से उन्होंने चलना शुरू कर दिया। जो आपको वीडियो दिखाया जाएगा तो अभी आप देखना उसमें कि हमने बिल्कुल वॉकर पकड़ा नहीं है, दोनों हाथों से उन्होंने वॉकर को सपोर्ट से पकड़कर चलना भी शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे उन्होंने स्टेयर भी चढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी इस छोटी सी जो एफर्ट्स जो मैंने कभी अपने पेशेंट पे अप्लाई की थी वो मैंने आपको बताए हैं। अब आप वीडियो देख लीजिए कि एक एक स्टेप करके कैसे वो आगे बढ़ी थी। रचना फर्स्ट वीडियो जो वॉकर से चल रही थी वो वाला वीडियो इनको दिखाइए और फिर सेकंड और थर्ड स्टेयर वाला शेयर करेंगे। देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, ये मेरी पैरालिसिस की पेशेंट है। 3 महीने बाद इन्होंने ये वॉकर पकड़ के चलना शुरू किया। मैंने तो छोड़ दिया था, राइट हैंड पे जो उनकी जो नर्स है वो उनको पकड़ रही है और आप देखिए वो चल रही है। और आप मेरा वॉइस भी डालो यदि आ रहा है रचना, तो मैं उनको कैसे उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि चले वो आगे बढ़े। देखो कितना अच्छा। और इससे ही बहुत फर्क पड़ता है जब आप मोटिवेट करने के लिए उनको कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जब उन्होंने 3 महीने बाद वॉकर से चलना शुरू कर दिया था। सेकंड वाला करें। सेकंड वाले में देखिए अब उन्होंने वॉकर को छोड़ दिया है और अब वो बिना सपोर्ट के चल रही हैं। ये देखिए अब कोई वॉकर नहीं पकड़ा उन्होंने, बिना सपोर्ट के, बिना वॉकर के वो खुद से चल रही हैं। बस साइड सपोर्ट उनको इसलिए बोला है कि कभी भी उनको लगे कि आप गिरने वाले हो या कंट्रोल नहीं है तो साइड वॉल को पकड़ लें। ऐसा करके उन्हें सपोर्ट के साथ हमने चलना भी सिखाया। ये सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज में देखिए वो स्टेयर चढ़ रही हैं। थर्ड वाला शेयर करेंगे। ये देखिए वो नीचे की 4 सीढ़ियां चढ़ गई है। वीडियो थोड़ा मैंने लेट शुरू किया था बनाना। ये 5वीं 6वीं सीढ़ी चढ़ रही हैं। थोड़ा सा सपोर्ट उन्होंने राइट साइड से लिया हुआ है और वो चढ़ रही हैं। पर उनके हाथ राइट साइड में जैसे वापस पलट कर उतरना चाहे तो वो राइट साइड में उनके पकड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो उल्टा ही उतरती थी। देखिए ये उल्टा ही उतर रही हैं क्योंकि राइट साइड उनको पैरालिसिस था, तो राइट साइड पकड़ा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है और पूरी सीढ़ियां इस तरीके से वो अब अपने बेडरूम में ऊपर तक जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ये थर्ड है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको ये बता रहा है कि आपके पॉजिटिवली मोटिवेटेड वर्ड आपको कैसे मतलब पेशेंट पे काम करता है और पेशेंट के कैसे एफर्ट्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि मेरे इस थोड़े से एफर्ट से आप लोग काफी कुछ सीख सकते हैं और अब लोगों को आप अपनी हेल्प से और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मतलब आपने इतना पॉजिटिवली इस बीमारी के बारे में बताया है और एक होप
पैदा करी है, जिन लोगों को हम जानते हैं जो बेड पर हैं और उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मतलब एक आपने जो ये वीडियो शेयर किया है ये सच में एक बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया है कि मैं आपको सब बताऊं कि उन कुछ लोगों ने ना पता फिजियोथेरेपी वाले को मना कर दिया, बोले मैडम हमारी बहुत अच्छी है और जो आप कराते हो उससे बेटर वो मैडम कराती है, इसलिए हम फिजियो नहीं करेंगे, सिर्फ योगा के भरोसे। अच्छा, योगा में एक चीज और है, पेशेंट पे ये लाइलाज बीमारियां होती है जिन्हें हम जीर्ण रोग कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है, तो हम मान सकते हैं कि वो बिस्तर से शायद ना उठ पाए या उठ भी पाए तो बहुत अच्छे से काम ना कर पाए, लेकिन इतना तो कर दिया कि वो अपना छोटे मोटे काम खुद से करने लग गए, चलने लग गए, फिरने लग गए, ये चीजें उनके अंदर आ गई। फिर दूसरा, बिस्तर पे पड़े पड़े जो शरीर है वो एक लकड़ी की तरह स्टिफ हो जाता है, यदि वो कुछ ना करे, सिर्फ उसे खाना पानी दिया जा रहा है और कुछ नहीं करवाया जा रहा है, तो वो एक बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि उनको फिर वो हम उनसे कुछ भी नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे स्टेज में एक योगा थेरेपी या फिजियोथेरेपी जाके उनकी सिर्फ शरीर को जो है वो एक्सरसाइज देने के बाद इतना करता है कि वो लचीला बना रहे, उनका शरीर जो है वो अच्छा रहे। पर योग थेरेपी वाला जो है वो मोटिवेट करते हुए, सपोर्ट से करते हुए उनको खड़ा कर देता है। ये एक बहुत अच्छी बात जो मेरे सामने आई थी। ठीक है, और थैंक यू सो मच मैम। सभी को, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मुझे जाना है, तो मैं लीव कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए अब हम बुलाना चाहेंगे कि हमारी रचना मैम को। सभी लोग यहाँ रचना मैम से वैसे तो परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं मैं एक बार उन्हें बताना चाहूंगी। रचना मैम जो है वो एक बहुत ही मतलब कई वर्षों का उनका अनुभव है योग में, योग थेरेपिस्ट है वो। एकलव्य यूनिवर्सिटी में एचओडी की पोस्ट पर हैं, नेशनल जज भी हैं और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं जो योग, मेडिटेशन इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं। अमेज़न पे इनकी बुक्स जो हैं वो बेस्ट सेलर में भी आई हुई हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि जो योग में इनका जो पॉज़िटिविटी है, आज जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसी को आगे लेकर अब मैम हमें बताएँगी कि हम किस तरह से ऐसे लोगों पे और ज़्यादा काम कर सकते हैं, मेंटली उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं वेलकम करना चाहूँगी रचना मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच श्वेता। सभी को जय जिनेन्द्र। हो अभी सब बहुत ही अच्छे स्टेट में होंगे। जय जिनेन्द्र। अभी हमने देखा उन पेशेंट्स के लिए कि जो कि बेड रिडन है ना, और जब भी कोई बीमारी शुरू होती है, इसके स्टेज कैसे हैं थोड़ा सा हम समझ लें। जैसे सपोज फर्स्ट टेस्ट में कुछ आता है कि सपोज शुगर हाई है या कुछ भी, तो सबसे पहले साइकोलॉजी क्या बनती है कि नहीं, मुझे तो ये हो नहीं सकता है। वो जो पेशेंट होता है, वो जो व्यक्ति होता है, वो जैसे ही डायग्नोसिस सर्च होती है तो सबसे पहले उन्हें उसे डिनाइल करता है कि ये चीज मुझे नहीं हो सकती है। ये सबसे फर्स्ट मिस्टेक होती है। यदि हम फर्स्ट स्टेज पर ही उसे एक्सेप्ट कर लें तो हम उस और उसके सलूशन ढूंढने लगेंगे, ना कि उससे विपरीत जाने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड स्टेज क्या आ जाती है कि उसको बहुत क्रोध आता है या उसको बहुत डर लगता है कि मुझे ही क्यों, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। या वो बहुत डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा, आगे कैसे होगा। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है या बहुत अधिक दुख में, बहुत अधिक ग्रीफ में चला जाता है कि वो पूरा अपनी लाइफ से, अपनी बाकी जो एक्टिविटीज हैं उससे गिव अप कर देता है। और कुछ कई पेशेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होते हैं कि जो फाइटर होते हैं और उस चीज से लड़ने की सोच लेते हैं और फिर वो उससे लड़के अपने आप को इवेल्युएट भी कर लेते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल जो ये पोजीशंस होती हैं, ये अक्सर सारे पेशेंट्स के साथ यही क्रिएट होती हैं। अब इसमें योग क्या करता है? तो सबसे पहले तो योग उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, उनका ये जो एंगर या फियर या ग्रीफ इशू होता है उसको दूर करता है, उनकी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो सबसे पहले तो हम अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किनकी, जो कि बीमार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 80 साल का है लेकिन बीमार नहीं है,
जिसको हम वृद्ध अवस्था या जर्जर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज इनकी भी देख लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन पे आते हैं। तो प्लीज अगर हम सब ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो ऑफ रख के तो कुछ भी करा पाना संभव नहीं है। और एक चेयर का अरेंज कर लें, एक चेयर रख लें, क्योंकि जब बहुत एज का व्यक्ति हो जाता है तो उसका जमीन पे बैठ पाना संभव नहीं होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हो सकता है इसमें अर्थराइट के पेशेंट हों, वो हेल्दी रहते हैं, बाकी एक्टिविटीज को अपना रेगुलरली करते हैं, लेकिन नी प्रॉब्लम होने के कारण उनको चलना और काफी चीजें, घुटने मोड़ के बैठना, जमीन पे बैठना, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं कि व्यक्ति थोड़ी मोड़ी बीमारी है, जैसे हाई बीपी है, कुछ अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, थायराइड है, कि जिसमें व्यक्ति अपनी डेली रूटीन पूरा कर रहा है लेकिन उसका एज फैक्टर अबव 75 है। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं जो अबव 75 हैं, उनको हम सेफ रखते हुए किस तरह से एक्सरसाइज कराएं, तो इस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। प्लीज वीडियो सभी ऑन कर लें, कोशिश करें, तो मुझे भी कराने में अच्छा लगेगा। एक चेयर का अरेंज कर लें, कोई भी चेयर, आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर या कोई भी चेयर ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि वो चेयर थोड़ी सी मजबूत हो। अब आपको ऐसे जो पेशेंट्स हैं, वॉइस मेरी आ रही है श्वेता, थम्स अप करके बता दो। यस मैम। सो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज उनको क्या करानी है, उनको बिल्कुल सेफली आराम से चेयर पर बिठाएं और चेयर ऐसी रखें कि जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो और बहुत जल्दी मूव ना करें। कोशिश करें कि ये जो चेयर है किसी वॉल या किसी चीज से इस तरह से सपोर्ट लेके रखें। तो जब आप सपोर्ट रखेंगे तो इसके स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप इस तरह से उनको चेयर पर आराम से बिठा दें। फर्स्ट एक्सरसाइज उन्हें क्या करना है, दोनों हाथ इस तरह से थाई पर रखना। आप लोग चाहें तो साथ में करके देखें। एड़ी को मैक्सिमम ऊपर उठाना है, फिर एड़ी को नीचे रखते हुए पैर को। ये उनकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में उनको क्या करना है, अपने एक एक पैर को बिल्कुल सीधा करना है। जब पैर सीधा हो जाए तो पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। ये अर्थराइटिस या नी की प्रॉब्लम वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर सपोज वो ऐसे पैर उठा पाने में सक्षम नहीं है, उनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि पैर उतने ऊपर तक उठे, तो आप कोई भी बैग, दुपट्टा या इस चीज की हेल्प लें और इस तरह से इसको पैर में फंसा दें और उनको एक एक पैर इस तरह से ऊपर करके बोलें। करके देखें। जब आप ऊपर पैर करेंगे तो आपका ये जो बैक लेग मसल से बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। और ज्यादातर हमारे लेग की जो फ्रंट मसल्स हैं वो तो हमारी सारी यूज होती हैं। आप वॉक करते हैं, आप बैठते हैं, आप उठते हैं, आप पैर को मोड़ते हैं, लेकिन जो बैक लेग मसल्स हैं ये यूज नहीं होती हैं। तो अगर आपके बैक लेग मसल्स यूज नहीं होती हैं और आप इस नी को पूरा स्ट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अधिक स्ट्रेचिंग आएगी। तो इस तरह से आप बेल्ट की हेल्प से कर सकते हैं। यहीं से उनको छोटे छोटे इस तरह से सर्किल बनाने बोले, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज सारे उन व्यक्तियों के लिए हैं जो चेयर पर बैठ सकते हैं। अगर जैसे अभी पैरालिसिस की बात चल रही थी लेकिन वो इम्प्रूविंग पोजीशन में है, क्रॉनिक नहीं हुआ है और वो चेयर पर बैठ सकते हैं। मान लीजिए उनके लेफ्ट साइड में है तो वो राइट हैंड से इस तरह से सपोर्ट देके पैर को उठा के और इस तरह से सेल्फ कर सकते हैं। ये हमारी लेग्स की एक्सरसाइज है। अब हम थोड़ी सी आते हैं आर्म्स एक्सरसाइज की तरफ। आर्म्स एक्सरसाइज में एक तो हमको करना है कि दोनों हाथों को जस्ट इस तरह से रखना है आराम से और बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। चिन अप रहेगी, सामने की तरफ नहीं झुकाएंगे। चिन ऊपर रखते हुए पूरे हाथों को ऊपर की ओर खींचें, जितना मैक्सिमम ऊपर खींच सकते हैं और फिर वापस आए। कम से कम 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करें।
नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है, इस तरह से दोनों एल्बो को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आपका जो ये एंगल है, शोल्डर एंगल, ये 90 डिग्री पर हो, आपका जो ये एल्बो एंगल है ये 90 डिग्री पर हो, और उंगलियां जुड़ी हुई और एकदम सीधी। अब आपको कोशिश क्या करना है कि हाथों को इस तरह जोड़ना है, धीरे धीरे इतना ऊपर ले जाना है कि आपकी दोनों कोहनियां आपस में जुड़ जाए। ये जिनको फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए बहुत अच्छी है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये शोल्डर की मोबिलिटी कम होती जाती है। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। वैशाली जी प्लीज अनम्यूट ना करें, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है प्लीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो शोल्डर्स हैं इनकी एक अधिक एज में जो स्ट्रेंथ के साथ साथ मोबिलिटी भी जरूरी होती है, तो ये शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाती है। तो ये इस तरह से ज्वाइन करेंगे, चिन अप रखेंगे। अब इसमें जो मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि जब इनहेल करते हुए इसको खोलते हैं तो यहाँ से ये ऐसा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दिख रहे हैं मेरे एल्बो नीचे जाते जा रहे हैं, ये पोजीशन होती है। तो इस पोजीशन में करके देखें तो आपका ना ही चेस्ट ओपन हो रहा है, ना ही फ्रंट मसल्स पर कोई भी स्ट्रेचिंग आ रही है, और ना ही शोल्डर आपका प्रॉपर पीछे तक मूव हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है कि जो हाइट यहाँ पर है उस हाइट को ही मेंटेन रखें। मतलब जब आप दोनों हाथ खोलेंगे तो आपकी दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में, और एल्बो से फिंगर्स जो है वो 90 डिग्री एल्बो का आएंगे। दोनों तरह से एक एक बार करके देखें तो आपको समझ आएगा कि आपकी स्ट्रेचिंग कहाँ कम हो रही है। यस संगीता जी, बिंदु जी, परफेक्ट। देखिए इसमें जो वीडियो ऑन किए हैं मैं उन्हीं का देख के बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी वीडियोस यस मेगा चिन अप करो, चिन डाउन थोड़ा सा, गुड। प्लीज आप लोग सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, तो मैम करेक्शन भी करवाती जाएंगी साथ में अगर आप कुछ अनुश्री जी गलत कर रहे हैं तो। और ऊपर एल्बो रखें। अनुश्री जी एल्बो थोड़ा और ऊपर उठाएं एल्बो दोनों, और ऊपर उठाएं, शोल्डर की हाइट तक ले जाएं। यस, अब जोड़ें एल्बो को। देखिए स्टार्टिंग में तो जो करेंगे ना उनको ये जोड़ना ही मुश्किल होगा। दूसरी मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, जब मैं बोलती ना कि ये एल्बो जोड़ें तो ये शोल्डर्स को ऐसे करके ये जोड़ लेते हैं। ये दिख रहा है, अभी मेरी साइड से पोजीशन देखें, शोल्डर पूरे अब दिख रहे हैं, जैसे अनुश्री जी अभी यही मिस्टेक कर रही हैं। तो यहाँ शोल्डर आपके डाउन होने चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए, ना कि ये मतलब आपका जो नेक है वो क्लियरली ओपन दिखना चाहिए। यस वेरी गुड डॉक्टर यतीश जी, गुड, वेरी गुड। खोलें एल्बो को, साइड में ओपन करें, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में आपको अगर आपके शोल्डर लॉक हो रहे हैं तो ये ज्वाइन करना ही मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि पूरा ये एक्सरसाइज आप मान लीजिए इतना ज्वाइन होता है यहीं तक ज्वाइन करें, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करें कि ये पूरा पास में आए। इसके बाद ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है एक अधिक एज में वो कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कमर की एक्सरसाइज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो चेयर को आराम से इस तरह से किसी भी वॉल से या किसी हैवी मटेरियल से आप टच कर लें, दोनों हाथों से इस तरह से ये पकड़ें, और यहाँ से पेल्विक को अंदर ले जाते हुए पूरा ऐसा ऊपर झुकिए। ध्यान रहे इसमें आपकी एड़ियां जो है वो जमीन से टच करती हुई हो। यदि आप एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे तो आपकी जो स्ट्रेचिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो जब आप ये पोजीशन लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी पैर की एड़ियों से लेके पूरा थोरेसिक सर्वाइकल तक आपका स्ट्रेचिंग आएगा। और फिर सेकंड पोजीशन विथ एक्सेल इस तरह से नीचे जाए जितना जा सकते हैं। तो इस तरह से ये इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, कोशिश करें इसको। ये अनुश्री जी करें, करें, पेल्विक को अंदर ले जाएं, पेल्विक अंदर ले जाएं,
नहीं अनुश्री जी, पेल्विक अंदर ले जाएं, आप पेल्विक अंदर नहीं ले जा रहे हैं। पूजा जी आपका मुझे पूरा दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। देखिए अनुश्री जी, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ देखें आप, जैसे ये पकड़े हुए हैं ना, आपका पेल्विक यही है, आप सिर ऊपर कर ले रहे हैं, ये नहीं, इसको अंदर की तरफ ले जाना है, ये तब वो प्रॉपर आएगा। यस, वेरी गुड। अब इसके बाद इसी तरह की एक्सरसाइज आप वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। एक कदम की दूरी पे खड़े हो, दोनों हाथ वॉल के ऊपर। अब यहाँ से हाथों को स्लाइडली ऊपर कर लें और पेल्विक को बाहर की तरफ ले जाते हुए चेस्ट चिन ऊपर रखते हुए जितना अंदर जा सकते हैं जाएं, और फिर यहीं से सिर को नीचे ले जाते हुए एक बार पेल्विक को और सिर को ऊपर उठाएं, लंबर अंदर की तरफ, जैसे हम मार्जरी आसन में करते हैं, सेम वही पोजीशन करनी है। तो इस तरह से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि हाथ को इसी पोजीशन में रखेंगे और लेग को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, अपर बॉडी को, ये। तो इस तरह से ये कमर की पूरी ट्विस्टिंग हो जाएगी। अपोजिट एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे और आपके बटक्स पूरी तरह से घूमेंगे। अनुश्री जी आपका भी गलत होगा। देखिए जब ये टच करेंगे ना तो ये बटक्स पूरा ऐसे घूमेंगे, ये पैर पूरा पीछे, और यहीं पर वो एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं कि हाथ को पकड़ें, पूरा ऊपर उठाएं, तो हील को जितना ऊपर उठा सकते हैं, रुके इसी पोजीशन में, फिर वापस आए और टोस को ऊपर उठाएं। ये अगर वो कैपेबल है तो ये खड़े होके भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं मेडिटेशन पर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उससे पूछ लें। एक्सरसाइज से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें और पूछ लें। चलिए गुड, आप लोग सब एकदम परफेक्ट करने लगे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। जो अभी सेकंड एक्सरसाइज आपने कराई, जो लेग्स को अपना राइट लेग को हमें लेफ्ट एल्बो तक ले जाना है, तो उसी पोजीशन में खड़ा होना है जिसे हम वॉल को पुश करते हैं, उसी पोजीशन में वैसे, बिल्कुल वैसे, है ना? क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? जो बहुत एजेड हैं, तो उनको हम बिना सपोर्ट के नहीं करा सकते, है ना? और सपोर्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस देता है कि आपका बैलेंस गड़बड़ नहीं होगा, तो आप प्रॉपरली एफर्ट कर सकते हो कि नी को ऊपर उठाएं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से भी कोई क्वेश्चन हो यदि राव मैडम के पार्ट से, तो भी आप पूछ सकते हैं। फिर हम मेडिटेशन पर आते हैं। कोशिश करें मेडिटेशन में आराम से बैक पोर्शन को सपोर्ट देते हुए बैठ जाएं। दी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। दी जो काफ मसल है ना, उसमें मतलब स्वेलिंग आ रही है, 15 दिन हो गए, तो मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। मैंने कहा एक बार पूछूं उसमें स्वेलिंग क्यों आ रही है, मतलब बैठने उठने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा रूबी जी, हम ये मेडिटेशन के बाद ले लें, है ना? जी दीदी, ठीक है। ओके। चलिए, तो आराम से सभी बैठ जाएं। कोशिश करें बैक पोर्शन को सपोर्ट देके बैठें, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट तक बैठना है इसी पोजीशन में। वीडियो ऑन रखें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, आंखें बंद, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें।
चूंकि ये जो मेडिटेशन है ये हम उनके लिए करा रहे हैं जो अबव 75-80 है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी वो आपको फॉलो करने हैं और आपको एक्टिवली उसको करना है। जैसे अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि आप ऊपर से किसी डिब्बे को उतार रहे हैं तो आपको हाथ ऊपर ले जाके इस तरह से उस चीज को पकड़ना भी है, ठीक है। तो आपको अपने बॉडी के मूवमेंट्स भी करने हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें, दोनों आईब्रोज के बीच में जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं हम। डीप इनहेल और अपने लिप्स को राउंडेड करते हुए जैसे हम फूंक मारते हैं, फूंक मारने में हम हवा को तेजी के साथ बाहर छोड़ते हैं। इसमें आपको स्लोली करना है, जितनी धीमी गति से आप हवा को बाहर छोड़ सकते हैं। तो आपको एक्सेल लिप्स को राउंडेड करते हुए करना है। गहरी लंबी सांस लें, लिप्स को राउंडेड करते हुए धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। 5 ब्रीदिंग्स इसी तरह से करते जाएं। हर एक ब्रीदिंग के साथ फील करें कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स को आप, स्ट्रेस को आप बाहर रिमूव कर रहे हैं। जब 5 ब्रीदिंग्स आपकी कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल छोड़ दें। अपने बॉडी के हर एक मसल्स को रिलैक्स करें। आईब्रो, फोरहेड पर खासकर ध्यान दें। यदि आपने आईब्रोज को श्रिंक किया हुआ है तो रिलैक्स करें। आईलिड यदि आपने टाइटली क्लोज की हैं तो उन्हें सॉफ्टली क्लोज करें। अब यहीं से आप मंत्र चैंटिंग करेंगे। आपका जिस भी मंत्र पर ट्रस्ट हो, जिस पर आपको बहुत बिलीव हो, उसे चैंट करें और विजुअलाइज करें कि आपके आसपास उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी डेंस होती जा रही है। वो साउंड वेव्स आपके आसपास डेंस होती जा रही हैं। कोशिश करें 9 बार मंत्र को चैंट करने की। अपने सराउंडिंग मंत्र के वाइब्रेशन को डांस होता हुआ फील करें। आप चाहें तो इसे किसी कलर में भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे गोल्डन, वाइट, सिल्वर। हर एक मंत्र चैंटिंग के बाद देखें आपके चारों ओर सराउंडिंग जो भी कलर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपका विजुअलाइज कलर डेंस होता जा रहा है। आपकी 9 टाइम्स जब मंत्र चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मंत्र चैंट करना बंद कर दें। विजुअलाइज करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर, लगभग 1 फीट ऊपर, एक रस्सी, रोप लटक रही है। उसका कलर बिल्कुल वही है जो आप अभी विजुअलाइज कर रहे थे।
हम वाइट कलर मान के चलते हैं कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो एक वाइट रोप, एक सफ़ेद रंग की रस्सी आपके सिर के ऊपर की तरफ लगभग 1 फीट ऊपर पर आ गई है। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के उस रस्सी को पकड़ें और नीचे की ओर खींचने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर रस्सी को पकड़ें जैसे हम पकड़ते हैं तेजी से, और नीचे की तरफ हाथ लाएं और देखें ये रस्सी पूरा नीचे तक आ गई है। इसी तरह से राइट हैंड से करें, फास्ट करते जाएं, राइट से नीचे खींचें, लेफ्ट से नीचे खींचें। जैसे जैसे आप खींचते जा रहे हैं, आपके सामने की तरफ ये रोप आके इकट्ठी होती जा रही है, आपकी गोद में या आपके सामने की तरफ इसका एक बंडल बनता जा रहा है। और फास्ट खींचें, फास्ट, जितना फास्ट खींच सकते हैं दोनों हाथों से खींचें, चेन अप रखें, खींचते जाएं। आपको कोशिश करना है 30 सेकंड तक इस रस्सी को खींचने की, और फास्ट करें। अब अपनी मैक्सिमम स्पीड से खींचें। रिलैक्स, दोनों हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में रख लें। आपके पैरों के आगे जमीन पर एक बंडल वाइट रोप, वाइट रस्सी का बन गया है। विजुअलाइज करें कि इस बंडल से वाइट रेज निकल रही हैं, श्वेत किरणें निकल रही हैं, जो कि आपके बॉडी के जो वेंट्रल पार्ट है, सामने का हिस्सा है, उसमें ये पूरी किरणें आ रही हैं। और धीरे धीरे शरीर का सामने का हिस्सा, आपका चेहरा, गला, चेस्ट, नेवल, आपके फ्रंट थाइज, आपके सामने की तरफ के हाथ, सभी बॉडी के पार्ट इन वाइट रेस को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ये वाइट कलर फिल होता जा रहा है। कंटिन्यू विजुअलाइज करते जाएं कि ये वाइट रेस आपके शरीर को अंदर बाहर से भर रही हैं, और अब धीरे धीरे ये शरीर के पीछे की ओर भी फैल रही हैं। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर इस वाइट कलर से अंदर बाहर से पूरी तरह से घिर गया है। और ये वाइट कलर बढ़ता ही जा रहा है। विजुअलाइज करें कि जैसे एक बड़ी सी वाइट बॉल के अंदर आप बैठे हुए हैं। हर जगह वाइट कलर है, अंदर बाहर। बाहर से जो वाइट कलर है वो एक बबल, एक बॉल के रूप में गया है, और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये वाइट कलर आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर जा रहा है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका के अंदर ये वाइट कलर भर रहा है। जैसे जैसे ये वाइट कलर हर एक सेल में जा रहा है, आपका इम्यून पावर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। आपके बॉडी के जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वाइट ब्लड कैप्सूल्स हैं, ये बैलेंस हो रही हैं। अब अपने ध्यान को
शरीर के उस हिस्से में लेके जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है, और विजुअलाइज करें कि वहाँ की सारी कोशिकाएं, सारी ईच एंड एवरी सेल्स ये वाइट कलर से फिल हैं, श्वेत, पूरी तरह से श्वेत रंग से भरी हुई हैं। और वहाँ जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी इनरेगुलरिटीज़ है, जो भी एनर्जी का रुकाव है, ऊर्जा रुकी हुई है, उन सब को ये वाइट एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रही है। वहाँ पर एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो रहा है, सतत प्रवाह संतुलित हो रहा है, सारे टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सारी अननेचुरल एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और बॉडी के उस पोर्शन के सारे सेल अपने नेचुरल स्टेट में आ रहे हैं। हर एक सेल रिजुविनेट हो रहा है। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे सेल रिजुविनेट हो रहे हैं, वो पूरा हिस्सा एलिमिनेट हो रहा है, चमक रहा है, ब्राइट हो रहा है। कंप्लीटली हीलिंग पावर वहाँ पर काम कर रहा है, और बॉडी का वो पार्ट, वो अंग हील अप कर रहा है अपने आप को। हो सकता है आपको वहाँ हल्की सी सनसनाहट, सरसराहट या टिंगलिंग, ऐसा कोई या सेंसेशन, इस तरह की कुछ अनुभूति हो, तो उसे अनदेखा करके इस विजुअलाइजेशन को आगे करते जाएं। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए देखें कि बॉडी का वो पार्ट, वो अंग एकदम ब्राइट है, चमकदार है। विजुअलाइज करें कि वो पार्ट कंप्लीटली हील अप हो गया है। अगर उस हिस्से में पेन है, दर्द है, तकलीफ है, तो अपने हाथ को, अपनी हथेली को उस हिस्से पर रखें जहाँ भी आपको पेन है, दर्द है या तकलीफ है। सपोज जैसे रूबी जी ने बोला था उन्हें काफ मसल्स में पेन है, तो अपनी हथेली को काफ मसल पर रखें। फिजिकली आपको अपने पैरों पर रखना है, बॉडी में जहाँ भी आपको दर्द या तकलीफ है वहाँ पर अपनी हथेली को रखें। विजुअलाइज करें कि वो जो पेन है वो रेड कलर से वहाँ ब्लिंक कर रहा है। धीरे धीरे मुट्ठी बांधते हुए उस रेड कलर को कंप्लीटली अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। विजुअलाइज करें और सामने की तरफ हाथ को शोल्डर की हाइट पर खोल लें। मुट्ठी बांध के रखें। आपने जो दर्द को पकड़ा है वो पकड़ के रखें। हाथों को सीधा कर लें शोल्डर की हाइट पर सामने की तरफ। अपना पूरा कंसंट्रेशन उस मुट्ठी पर लेकर जाएं और देखें कि वो आपको भारी लग रही है या हल्की लग रही है। यदि आपको उसमें भार नज़र आ रहा है तो उस मुट्ठी को ज़मीन की साइड करते हुए खोल दें। देखें कि मुट्ठी के नीचे ज़मीन ही रहे, और यदि वो मुट्ठी आपको हल्की लग रही है तो उसे आकाश की ओर करते हुए खोल दें। एक बार और हम इस प्रोसेस को करेंगे कि अपनी हथेली को उस पार्ट पर ले जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है। देखें अब वहाँ का रेड कलर काफ़ी डल हो गया है, उसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई है। फिर से एक बार अपनी मुट्ठी से उस रेड कलर को इकट्ठा करके मुट्ठी में लें और हाथों को सीधा कर लें शोल्डर की हाइट पर सामने की ओर।
अब यदि मुट्ठी भारी लग रही है तो नीचे की ओर खोलें, और यदि हल्की लग रही है तो जैसे हम आकाश में कोई चीज़ उछाल देते हैं या नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं। और धीरे से अपने हाथ को वापस ले आएँ, दोनों घुटने पर रख लें, वापस ध्यान मुद्रा की पोजीशन में आ जाएँ। आँखें आपकी बंद ही रहेंगी। अपने ध्यान को एक बार फिर बॉडी के उस पार्ट पर रखें और देखें वहाँ की ब्राइटनेस, वहाँ का आपका जो इमेजिनरी कलर है, उसकी ब्राइटनेस और बढ़ गई है और बॉडी का वो पार्ट कंप्लीटली हील अप हो गया है। वहाँ एनर्जी फ्लो कंटिन्यू हो गया है, रेगुलेट हो गया है। अब आप ये जो वाइट कलर की बॉल के अंदर अपने आप को बैठे हुए विजुअलाइज कर रहे हैं, ये जो इसकी वॉल है, दीवारें हैं, ये इस जो आपने एक गेंद या एक बबल के रूप में देखा है, ये इसकी दीवारें अगले 24 घंटे तक आपको प्रोटेक्ट करेंगी बाहर से आने वाली सारी नेगेटिविटी से, और जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, अननेचुरल एलिमेंट्स हैं, उनसे आपको एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये बबल, ये बॉल आपके साथ होगा। विजुअलाइज करें कि इस बबल की जो वॉल है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, आप इसके बाहर भी देख सकते हैं। बाहर से कुछ लोग छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाकर इस बॉल के ऊपर फेंक रहे हैं। ये वो हो सकते हैं जो आपके हितैषी नहीं हैं, जिनके प्रति आपके मन में नेगेटिविटी है। ऐसे व्यक्तियों को इमेजिन करें और देखें कि वो पत्थर के टुकड़े उठाकर आपकी तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन ये सारे जो पेबल्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, ये उस बबल की, उस गेंद की दीवार से टकराकर वापस बाहर लौट जा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसे विजुअलाइज करते जाएं। जो भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या आपको लगता है कि वो आपका अच्छा नहीं चाहते, उन सारे लोगों को विजुअलाइज करें और देखें वो जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ फ्लो कर रहे हैं, वो इस बबल की वॉल से टकराकर वापस बाहर ही रिटर्न हो जा रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को बनाकर रखें कि अगले 24 घंटे तक आप बाहर से आने वाली सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स, अननेचुरल एलिमेंट्स से पूरी तरह से इस शील्ड द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और बाहर से चूँकि आपने आने वाली सारी नेगेटिविटी रोक दी है, तो आपकी बॉडी के हीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और अगले 24 घंटे तक आपके बॉडी के उस पार्ट का जहां आपको दर्द या तकलीफ थी, हीलिंग फास्ट होगी। स्पाइन स्ट्रेट रखें, कंधे सीधे रखें। अनुश्री जी चिन अप करें, आपने सिर सामने झुका लिया है, ऊपर उठाएं चिन को। कुछ समय तक, लगभग 2 मिनट तक अपने आप को इस स्टेट में बनाए रखें कि आप पूरी तरह से सिक्योर हैं, सेफ हैं। विजुअलाइज करें कि आप उठ के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हर जगह ये बबल, आपके वाइट बबल आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ चल रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह दृढ़ बनाएं
और इस विजुअलाइजेशन को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर जमा कर रखें। अपने को पूरी तरह प्रोटेक्टेड फील करें। अपनी एनर्जी को बढ़ते हुए, इंक्रीज होते हुए फील करें। अपनी बॉडी की ब्राइटनेस को बढ़ता हुआ फील करें कि आपके बॉडी के अंदर की चमक बढ़ती जा रही है। आपके अंदर की लाइफ एनर्जी, हीलिंग पावर, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ये चारों एनर्जी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर हैं, मैक्सिमम लिमिट पर हैं। आपके हृदय से हर एक व्यक्ति के लिए करुणा, प्रेम और आनंद का ही भाव बह रहा है। अपने ध्यान को अपने हार्ट पर लेकर जाएं और देखें कि आपके हार्ट पर एक बहुत बड़ा सा स्माइली बन गया है और हार्ट आपको थैंक्स बोल रहा है। आपने जो अभी पिछले आधे घंटे में प्रोसेस किया है, उससे कार्डियक मसल्स को जो रिलैक्सेशन मिला है, जो रिजुविनेशन मिला है, हार्ट आपको थैंक्स बोल रहा है। मुस्कुराकर आप भी उसे थैंक्स बोलें, आपको धड़कन देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए। अपने ध्यान को अपने नेवल पर लेकर जाएं, बेली बटन पर लेकर जाएं और विजुअलाइज करें कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा सा स्माइली आ गया है, जिससे थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे स्माइली निकल रहे हैं और नेवल के जस्ट पीछे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं। विजुअलाइज करें कि ऊर्जा प्रवाह के साथ ये छोटे छोटे स्माइली आपके बॉडी के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं और शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल आपको थैंक्स बोल रही है। फेस पर स्माइल लाएं और अपने ध्यान को अपने ब्रेन पर लेकर जाएं, मस्तिष्क पर लेकर जाएं। विजुअलाइज करें कि यहाँ पर जो 80 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, वो सब भी स्माइली में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एनलाइट हो रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप भी उनके साथ थोड़ा सा डांस करिए और अपने हर एक न्यूरॉन को ब्राइट होते हुए देखें, चमकदार देते हुए देखें। अपनी पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को हेल्दी पोजीशन में देखें। वापस आते हुए धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आ जाएं। दोनों हाथ जोड़ लें नमस्कार की मुद्रा में और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, अपने शरीर की हर एक कोशिका से, हर एक डीएनए से सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी नियामत दी, एक इतना अच्छा शरीर दिया जो कि आपके सारे बाह्य साधनों के लिए एक साध्य है। आप तभी अंदर या बाहर कोई भी चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं जब ये शरीर स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। तो एक स्वस्थ ऊर्जावान शरीर देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब विजुअलाइज कीजिए उन लोगों को जो आपके प्रति नेगेटिव हैं और उन सब को अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद दीजिए। उनके प्रति अपने हृदय प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव लाएं। हाथ जोड़ के ही रखें, कोशिश करें।
चेस्ट के सामने। सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी आपके जीवन को सहज, सरल, आनंदमय बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी को अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद दीजिए। सभी ग्रैटिट्यूड पे करें। उन सब वस्तुओं को भी थैंक्स बोलें जो आपके जीवन को सहज, सुलभ बनाती हैं, आनंद से भरती हैं। चाहे वो आपका लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है कि आज आप ये मेडिटेशन हम सब कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के। अपने पूरे अंतर्मन से सभी को थैंक्स दें। विश्व में आपको जगह देने के लिए, आपको स्थिरता देने के लिए पूरे विश्व के प्रति धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के इमोशन लाएं। अपने आप को अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आपके बाहर आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। पास से और दूर से आने वाली आवाज़ों को सुनें। अपने हाथों की मुट्ठियाँ बांधें, पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। हाथों की भी मुट्ठी बांधें और खोलें। 5 से 6 बार करते जाएं। पैरों की उंगलियों को भी मोड़ें और खोलें। अगर आप पैर सीधे करना चाहते हैं तो सीधा करके स्लाइडली उन्हें नी को मूव करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। खींचें ऊपर की ओर जितना खींच सकते हैं। लिटिल लेटरल बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग। बाईं साइड झुकें, दाहिनी साइड झुकें। अगर आप झुक सकते हैं तो फ्रंट बेंडिंग भी करें, सामने की तरफ झुकें। वापस आते हुए दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। रब योर बोथ पाम्स। और जब हथेलियाँ अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, तो सबसे पहले शरीर के उस हिस्से में रखें जहां आपको दर्द या तकलीफ है। कुछ सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक इन हथेलियों को, इन पाम्स को उस हिस्से पर रखे रहने दें। आंखें अभी बंद ही रखेंगे और इमेजिन करें कि आपका वो पार्ट काफ़ी पहले से बेटर फील हो रहा है। एक बार फिर से दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और अपनी आंखों पर रखें। अब कप शेप अपनी आंखों को, अपने हथेलियों को करते हुए आंखों को खोलें और बंद करें। आईलिड को ब्लिंक करें। अब धीरे धीरे इन हथेलियों का स्पर्श अपने पूरे शरीर से करें। आपके फेस, सिर, दोनों शोल्डर, आर्म्स, फ्रंट, बैक। कोशिश करें कि बॉडी के हर एक पोर्शन से इन पाम्स को टच करें। फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आएं और धीरे से अपनी आईज ओपन कर लें। ये मेडिटेशन है जो हम किसी भी बुजुर्ग को करा सकते हैं। इवन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं और वो कुछ भी करने में पॉसिबल नहीं हो सकते। इवन यदि कोई व्यक्ति कोमा में है तो उसे भी हम ये मेडिटेशन करा सकते हैं और जिससे उसका इम्प्रूवमेंट फास्ट हो जाएगा, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये मेडिटेशन जो है ये पूरी तरह से ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो बाकी कुछ भी कर पाने में संभव नहीं। 100% इस मेडिटेशन का इफेक्ट एक दिन में नहीं होगा।
लेकिन जब आप लगातार लगभग 1 महीने या 44 डेज़ तक कराएँगे, 21 से 44 डेज़ में इनके इफ़ेक्ट्स देखने में नज़र आने लगेंगे आपको। तो कोशिश करें कि यदि कोई बेड रिडन पर्सन है तो उसे ज़रूर ये कराएँ। और अभी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या किसी के कोई क्वेश्चन है, तो वो ज़रूर हैंड रेज़ करे और वो अपनी बात रख सकता है। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो आज हमने मेडिटेशन कराया, ये कॉमन कराया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कराते हैं, तो उस पेशेंट को जहाँ जैसे सपोज़ मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसा है कि जो राइट साइड से पैरालिसिस है जिसको, तो हम इस मेडिटेशन की डिज़ाइनिंग इस तरह से करते हैं कि वो पूरा फ़ोकस उसके राइट पोर्शन पर हो। तो ये जब हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए करते हैं या ये जब योग थेरेपी के कैटेगरी में हम करते हैं, तो ये कस्टमाइज़ हो जाता है और पूरी तरह से डिज़ाइन होता है कि मान लीजिए किसी को बहुत अधिक आर्थराइटिस है, तो वो उस आर्थराइटिस में उसकी प्रॉब्लम को लेके, उसकी जो फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम है उसको लेके हम इसके, चूँकि ये गाइडेड मेडिटेशन है, तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हम इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो कस्टमाइज़ करके पर्टिकुलर उस पेशेंट की रिकवरी को फ़ास्ट करते हैं। जी, बिंदु जी बोलें। हाँ, मेडिटेशन करते हुए थोड़ी देर में मुझे एकदम पसीने आने लगते हैं, तो उसका क्या कैसे रीज़न होता है? नॉर्मली जैसे मैं ब्रीथ कर रही होती हूँ, तो एकदम फेस पे पूरा पसीना-पसीना हो जाता है। आप जब भी मेडिटेशन करें तो उसके पहले कम से कम 5 से 10 मिनट चंद्रवेदी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम करें, है ना? क्योंकि मे बी पॉसिबल अभी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होंगे, तो बीपी भी हाई रहता है वैसे मेरा, तो इट कैन बी वो उस टाइम और ज़्यादा हो कुछ होता है। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें कि ये जो दोनों प्राणायाम है ये करने के बाद ही आप फिर उसको कंटिन्यू करें। और कोई शेयर करना चाहता है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं दोनों। अनुश्री जी आप कुछ बोल रहे हैं, बोलें। मैम पूरा नींद में चली गई, मैं आप बोल रहे थे कि आंखें खोलिए, तो मेरा आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। आप बीच में सो भी गए थे। हाँ, मैं एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन के बीच में मतलब नींद, शायद नींद जब आ जाती होगी, तो जब एंड होने वाला होता है और जब बोलते हैं कि आंखें वो खोलिए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो सुन रहा होता है, आप सो जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप वॉल से सट के बैठें, तो जैसे ही आप अपना ध्यान इन पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट पर रखें, जैसे ही ये डाउन होता है तुरंत अपने आप को अवेयर करें। क्योंकि जब भी हमको नींद आती है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको धीरे तरह से इस तरह से डाउन कर लेते हैं, है ना? जैसे ये टच खत्म होगा तो आप में अलर्ट आ जाएगी कि आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, तो आप अलर्ट होंगे, तो आप जाग जाएंगे, है ना? और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि हम नहीं वर्ड नहीं यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो। वो क्यों बताएं? एक 5 मिनट का समय हम दे सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए फिर से आंखें बंद कीजिए, आज्ञा चक्र पर फोकस करें। अब मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसे आपको विजुअलाइज करना है, राइट? देखें आप किसी कोई बहुत अच्छे से अपने पसंदीदा नेचुरल स्पॉट पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, वो ऐसा प्राकृतिक स्थान जिसमें आप बैठना पसंद करते हैं। फील कीजिए कि वहाँ पर चारों ओर एक बहुत ठंडी और अच्छी हवा बह रही है, जो आपकी बॉडी पर जब टच हो रही है तो एक ठंडक और एक हल्की सी नमी से भरी हुई है। अब आपको ये विजुअलाइज नहीं करना है कि आपके सामने एक नदी बह रही है। अब आप नेक्स्ट ये भी विजुअलाइज नहीं करेंगे कि उस पे एक रेड कलर की बोट है जो उसमें तैर रही है। अब ये बोट आप चूंकि विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, नदी नहीं विजुअलाइज कर रहे, तो बोट भी विजुअलाइज नहीं होगी।
अब विजुअलाइज बिल्कुल नहीं करें कि 2 लोग बैठे हैं जो उस नाव को चला रहे हैं। अब दोनों पाम्स को रब करें और वापस आ जाएं। चलिए हम बिंदु जी से शुरू करते हैं। क्या हुआ बिंदु जी? जिस चीज को मना करते हो सबसे पहले वही चीज हमारे सामने आती है। आई ना इमेज? हाँ जी। तो अब देखिए, जब मैंने बोला कि विजुअलाइज नहीं करना कि यहाँ एक नदी बह रही है ना, या नदी नहीं बह रही है, तो आपका ब्रेन, आपका माइंड उस नहीं को नहीं पकड़ पाया, राइट? आपने तुरंत वो नदी को विजुअलाइज कर लिया। थम्स अप करके बताएं कितने लोगों ने, मेरे ख्याल से 99% लोगों ने ये विजुअलाइज किया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना? फिर जब बोट का बोला, तो ये जो मेडिटेशन है, इसमें हमारा ब्रेन इस नहीं वर्ड को नहीं समझता है, और हमारा ब्रेन जो काम करता है वो पूरा इमेजेस पे काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि मैं आपके सामने 10 तरह का कुछ ऐसा फूड रख दूं या फ्रूट्स रख दूं सपोज, है ना, इसमें 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका ना कभी आपने नाम सुना है, ना कभी पिक्चर देखा है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मैं आपसे बोलूंगी कि एक एप्पल उठाइए, आपका हाथ तुरंत आगे बढ़ेगा, उस एप्पल को उठा लेगा, यस, राइट? अब मैं बोलूँ एक बनाना उठाइए तो भी तुरंत हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि वहाँ एक ड्रैगन फ्रूट रखा है, एक कीवी रखा है, और 2 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, ना पढ़ा है ना देखा है। अब मैं ऐसे किसी फ्रूट्स के बारे में बोलती हूँ कि मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट को उठाइए, तो आपका हाथ नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में वो इमेज नहीं बन रही है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो पूरा किस पे काम करता है? इमेजेस पे काम करता है। तो इसीलिए जो मेडिटेशन है वो कोई सा भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके थ्रू ही गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे कि मान लीजिए 10 मेडिटेशन प्रेजेंट है, तो उसमें से 7 से 8 ऐसे होंगे जो गलत हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है इसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट है उतना ही नेगेटिव ही है। यदि आप कंटिन्यूएशन में बोलेंगे ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं, तो आप देखिएगा मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर आप बीमार पड़ जाएंगे। आप चाहें तो ट्रायल करके देख लें, ठीक है? तो ये मेडिटेशन जो लोग बहुत इजी मान लेते हैं कि कहीं भी कर लिया, किसी के भी साथ कर लिया, यूट्यूब पे चालू करके कर लिया, वो गलत है प्रोसीजर। क्योंकि पता नहीं वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो करा रहा, ऐसा मैं नहीं बोलती, और भी बहुत से लोग एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जिसको आपने चूज किया है उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो मेडिटेशन करें वो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करें, कोई भी यूट्यूब पर खोलकर ना करें, अदरवाइज आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके। चलिए रूबी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। और किसी के भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। दीदी मेडिटेशन में थोड़ी सी मुझे नींद तो आई थी जब पहले आपने कराया था, लेकिन जब मैंने हाथ को सिर्फ मसाज पर रखा ना, तो मुझे लगा जैसे थोड़ा सा, मतलब जो स्वेलिंग थी ना, वो पेन थोड़ा सा कम मुझे लगा। इससे इंस्टेंट पेन रिलीफ मिलता है, 100% नहीं मिलता देखो एक बार में, लेकिन कंपैरेटिवली मिलता है आपको। जो लेकिन मूव नहीं हो रहा था पैर बिल्कुल भी, उठने बैठने में जो बहुत ज्यादा दिक्कत थी ना, मैं उठ भी सपोर्ट से पा रही थी, वो मैं थोड़ा सा उठ पाई, थोड़ा फर्क पड़ा। देखिए बिंदु जी, ये जो है ना, ये पूरी रिकॉर्डिंग कल 11:30 12:30 तक यूट्यूब पर आ जाएगी, है ना, और इसकी ऑनलाइन भी है। तो आप कोशिश करें कि ये जो इसका मेडिटेशन पार्ट है, बाकी की चीज आप चाहें तो फॉरवर्ड कर दें, या मैं कोशिश करूंगी कि इसका मेडिटेशन वाला पार्ट बस कट करके डाल दूं, तो उसे कम से कम आप 44 डेज करें रेगुलर, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, राइट? और इसमें प्लस पॉइंट क्या है मेडिटेशन में, जैसे आप एक्सरसाइज कराते हैं तो
तो आपको पूरा डॉक्टर की रिपोर्ट देखते आना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए उस बीमारी से रिलेटेड। इसमें क्या, आपको बस अगर बीमारी पता है और ये पता है कि वो किस ऑर्गन में है, बॉडी के किस जगह में है, तो भी आप कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, मेघा जी। हाँ दीदी, मुझे ये पूछना था, जो आपने बताया था कि हथेली मतलब जब मुट्ठी बंद किया हुआ है तो जिनको भारी लग रहा है और जिनको हल्का लग रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? किनको हल्का लगना चाहिए और किनको भारी लगना चाहिए? एक्चुअली जब उसका हम वो रीजन पेन क्या को पकड़ते हैं ना, तो वो आपकी मनोदशा पे होता है कि आपकी मेंटल स्टेटस क्या है, उस हिसाब से आपको भारी या हल्का लगता है। ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपको एक बार भारी लगे तो हर बार भारी लगे, है ना? तो वो बहुत जरूरी नहीं है। जैसे आप दोनों हाथों को इस तरह करके सामने फैलाइए, पूरा स्ट्रेट कीजिए सामने। बाकी लोग भी यदि चाहें तो करके देखें इसे। ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है आपकी मेंटल पोजीशन को बताने। देखिए, आपको करना क्या है, इस तरह से दोनों हाथ सामने फैलाने हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई। ठीक है, आंखें बंद करिए, पूरा फोकस मेरे ऊपर करिए। अब आप विजुअलाइज करिए कि आपके राइट हैंड पर, राइट हथेली पर मैंने एक बुक रख दी है, सेकंड बुक रख दी है, थर्ड बुक रख दी है। अपने बॉडी को ढीला रखिए, है ना? जिस तरह से भी मूव हो, हाथ को रोक के नहीं रखना आपको, वो जो भी मूवमेंट हो उसे करिए। फोर्थ बुक रख दी है। अब धीरे से वापस आ जाएं। देखिए, आपने राइट हैंड को हैवी होते हुए फील किया। जब बुक रखने की हमने बात की, तो आपने फील किया कि आप अनजाने में ही अपने राइट हैंड को प्रेशरली रोकने लगे। मैं जी। तो रोक नहीं दी थी मेरा। यस। तो हम क्या करते हैं कि इंटेंशनली इस पे प्रेशर बढ़ाने लगे कि ये हाथ कहीं नीचे ना चला जाए, क्योंकि भार होने से क्या होता है, हाथ नीचे जाता है। तो ये जो भारी या हल्का लगना है, ये आपकी मन स्थिति पर है बस। तो ये जी। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको भारी भी लग सकता है, हल्का भी लग सकता है, डिपेंड आपकी मन स्थिति है। और जिस तरह से लगे, यदि भारी चीज है तो वो 100% आप नीचे छोड़ेंगे तो जमीन की तरफ जल्दी जाएगी, और हल्की चीज है तो उसको आप ऊपर इजीली उड़ा सकते हैं। बस ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ठीक है। भैया जी, वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैम जी बोल रही थी, मेरा एक क्वेश्चन था। जब भी आप बोलती हो कि आज्ञा चक्र पर ध्यान एक केंद्र करना है, तो जब भी हम कभी पूजा करते हैं तो हम ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है मैम जैसे कोई वजन रख दिया हो, मतलब यहाँ पर एकदम वजन भारी लगने लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, आपके माइंड डिटॉक्स नहीं है। पहले आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे ये। तो उसको डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। आप कम से कम 2 या 3 तरह के प्राणायाम 10 बार सुबह, 10 बार शाम को करें। जैसे नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है ना? तो जैसे जैसे ये प्राणायाम आप करते जाएंगे तो आपका माइंड डिटॉक्स होता जाएगा, और फिर आप ये करेंगे तो आपको नहीं लगेगा। तो आप जब भी कोशिश कर रहे हैं कि आज्ञा चक्र पर अपना फोकस बनाने की, तो कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम को 10 से 15 बार करें, उसके बाद ही करें। आप करके देखिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। संगीता जी। दीदी मैं मरहमनमा ये पूछ रही थी, जैसे अभी मेरी सिस्टर हैं, उनका आँख का मतलब प्रॉब्लम जा रहा था, तो उनका हैदराबाद इलाज चल रहा था। तो उनका अभी मतलब ऑयल वगैरह डालते थे, फिर वो जाती थी। अभी इस बार क्या हुआ, उन्होंने बोला कि प्रेशर कम हो रहा है, तो आपको उसका मतलब जो ब्रेन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें कि मतलब उनका प्रेशर नॉर्मल हो जाए? देखिए, जहाँ तक आँख का है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं, और चूंकि उनका प्रेशर कम हो रहा है ना, तो बेटर है आप उनको मेडिटेशन पर ही लेके जाएं। प्राणायाम और मेडिटेशन 2 चीज़ें उनसे करवाएं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मेडिटेशन कौन सा कराएं दीदी?
मेडिटेशन उनके लिए गाइडेड स्पेशल ही डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब आपसे ही संपर्क करवा देना फिर ऐसा। हाँ, ऐसा कर लीजिए, आप संपर्क कर दीजिए तो फिर हम बता देते हैं। थैंक यू दीदी। चलिए, और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन? क्योंकि आपने जो मेडिटेशन कराया ना बहुत अच्छा कराया, दीदी मिल जाएगा क्या अभी जो हम लोगों ने करा जस्ट? हाँ, आप लोग कोशिश करें कि चूंकि ये कल हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप कोशिश करें कि इस मेडिटेशन को कम से कम 21 दिन कंटिन्यू करें। तो आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील करेंगे। ठीक है, तो इसे अगर, क्योंकि कोई भी चीज ना एक दिन में नहीं चेंज होती है जब तक आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। तो जो आप 21 दिन से 44 डेज मतलब 44 दिन तक कंटिन्यू करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि उसकी डिसकंटिन्यू ना हो बीच में। टाइम भले ही आप चेंज कर लें, कोशिश तो करें कि सुबह या तो सो के उठने के तुरंत बाद करें या रात को सोने के पहले करें। तो सबसे अच्छा इफेक्ट जो इसका मिलता है वो जब हम सोने के पहले करते हैं, वो सबसे अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि उसके बाद हम सो जाते हैं। तो हमारी बॉडी इस मेडिटेशन के हिसाब से ही, हमारा सबकॉन्शियस जो है वो काम करता रहता है। तो कोशिश करें कि सोने के जस्ट पहले करें, इसे करें और फिर सो जाएं। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। जी हाँ, तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और एक मैम इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? थैंक यू सो मच दीदी। इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी 12:30 बजे। ओके, इसी ग्रुप में मिलेगी? हाँ, ये आप ग्रुप में हैं मीना हाँ जी? जी, जी। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पर डॉक्टर रचना जैन डालेंगे तो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप उस पे मिल वो मैंने कर रखा है। हाँ, तो बस उसी पे मिल जाएगी आपको। सेम। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट संडे। और आप लोग ना सजेशन जरूर दें, वो चाहे यूट्यूब पर दें या चाहे आप ग्रुप पर दें, क्योंकि क्या होता है कि हम आगे के जो सेशन प्लान करें वो आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी लास्ट टाइम सजेशन दिया था कि 75 से अबव पर्सन्स के लिए करें, तो हमने इसीलिए ये सेशन डिज़ाइन किया है। तो यदि आप लोग के अकॉर्डिंग रहेगा तो आप लोग के लिए भी यूज़फुल रहेगा, और वो बोलते हैं ना कि जो समय और ऊर्जा सबकी सार्थकता होगी। तो सभी लोग मेरे ख्याल से ग्रुप में होंगे, अपना फीडबैक और अपने सजेशंस जरूर दें उस पर। और आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं, उसके कमेंट्स में भी जो भी सजेशन और आपका कोई भी फीडबैक है तो वो आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। थैंक यू मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं सेम लिंक पर, सेम टाइम पर अगले संडे। थैंक यू मैम।